ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद वैन डर वाल्स रेडियस। ओके, अब सर स्क्रीन शेयर। ओ या तो किसी का माइक ऑन है, जरा बंद करो, पीछे से टीवी का आवाज आ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में हम लोगों के पास टोटल 4 टाइप की रेडियस रहती है। आयनिक रेडियस हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया था कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस कैसे रहती है, तो कोवेलेंट रेडियस में दो एटम्स, ठीक है, दो एटम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, एंड ओवरलैप करने की वजह से उनकी रेडियस थोड़ी सी छोटी हो जाती है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद सेकंड टाइप की रेडियस कौन सी थी, तो सेकंड टाइप की रेडियस थी मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस में क्या हुआ था, मेटालिक रेडियस में दो मेटल के एटम्स एक दूसरे के आजू बाजू में आते हैं, बट ये ओवरलैप करते हैं क्या मेटालिक रेडियस में, तो देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला था, रेडियस ऑफ मेटल और रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस, इनमें कौन सी बड़ी रहने वाली है, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस बड़ी रहने वाली है। ठीक है, तो मेटालिक रेडियस इज बिगर देन कोवेलेंट रेडियस, ये हम लोगों का फर्स्ट कंक्लूजन था। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आयनिक वैन डर वाल्स रेडियस। तुम लोगों ने वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी इसके पहले पढ़ा है क्या? नो सर। ओके, तो शॉर्ट में मैं तुम लोगों को वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियस। अब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता क्या है, ठीक है, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक ऐसे छोटा सा एटम है। ठीक है, मेरे पास एक ऐसे छोटा सा एटम है जिसके पास एक प्रोटॉन है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसे में चार अलग अलग एटम्स ला रहा हूं, ऐसे में चार अलग अलग एटम्स ला रहा हूं। ठीक है, तो होने क्या वाला है, ये एटम्स इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है क्या, कुछ इंटरेक्शन होते हुए तुम लोगों को दिख रहा है, तो इनके बीच में अभी के लिए तो कोई इंटरेक्शन नहीं। बट मुझे बताओ, ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन आराम से गोल घूमते जा रहे हैं, तो कोई एक मोमेंट ऐसा आ सकता है क्या कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तो ऊपर की तरफ है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे, एक तो नीचे या फिर एक राइट हैंड साइड पे, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ऐसा एक मोमेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस सर। तो ऐसा एक मोमेंट आ सकता है। ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ऐसे हो सकता है। तो ये प्रोटॉन और ये इसके बाजू में यार रिवॉल्व करते करते इलेक्ट्रॉन आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहा हूँ। ठीक है, अब याद रखो मेरे एलिमेंट के अंदर सिर्फ 4 ही एटम्स रहते हैं, ऐसा है क्या? तो मेरे पास इनफाइनाइट या फिर क्रोर्स में रहने वाले 10⁻23 के ऑर्डर के एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। मैं अभी एग्जांपल के लिए सिर्फ 4 एटम्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 4 एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में आ गए, ऐसे अगर पॉसिबिलिटी आई, ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो ये प्रोटॉन खड़ा है, ठीक है, इसके इस तरफ कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट था। बट प्रोटॉन्स को खुद का इलेक्ट्रॉन अच्छा लगता है क्या? हमें खुद का इलेक्ट्रॉन अच्छा लगता है? नहीं, अपने को किसका इलेक्ट्रॉन अच्छा लगेगा? हम लोगों को बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। ठीक है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, तो इस प्रोटॉन ने किसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया? बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो लाइक वाइज ये प्रोटॉन, इसके पास भी खुद का इलेक्ट्रॉन है, और इसे खुद के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्ट होगा, इंटरेस्ट होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। ये किसे अट्रैक्ट करेगा? ये बाजू वाले को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसे कोई यहाँ पे वो एन टीवी पे वो जो भाभी जी घर पे है, ये प्रोग्राम देखते हैं वी अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉकिंग। बराबर। हाँ, तो वहां पे भी कैसे, उनके पास भी खुद का इलेक्ट्रॉन रहता है, दोनों के पास, वो जो दो गधे दिखाए है वहां पे, उनको भी उनके पास खुद का इलेक्ट्रॉन रहता है, बट वो खुद के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। No, वो बाजू sir. वाले के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो सेम यहाँ पे हो रहा है। अब ये प्रोटॉन भी क्या करेगा, ये खुद के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, एंड लाइक वाइज ये प्रोटॉन किसी और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को कोई और प्रोटॉन अट्रैक्ट करने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हम लोग बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग कभी बन पाता है क्या?
कितना भी ट्राई कर ले कभी No, हो sir. सकता है? No, sir. नहीं हो सकता, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। अब इसका रीजन बताता हूँ। मुझे बताओ, ये जो बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन है वो अपने गली से हमेशा जाता है क्या? मतलब ये इस एरिया में हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं, ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहता है। तो थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ से पास आउट हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एट द Yes, सेम sir. टाइम सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है या बहुत लो है? Low, sir. बहुत लो है। तो द थिंग इज दैट वैन डर वाल्स फोर्सेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वीक। तो इट इज वेरी वीक, ये याद रखना, ठीक है? ये बहुत वीक रहता है। बट मुझे बताओ, हर एक एलिमेंट में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने ही वाला है। ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसमें प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं? तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैन डर वाल्स फोर्सेस इज प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स। ये हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट रहने ही वाला है, ठीक है? मतलब हमारे पास जो ऐसे एलिमेंट है जो किसी के साथ इंटरेक्ट करना पसंद भी नहीं करते, ऐसे कौन से एलिमेंट है? तो नोबल गैसेस में और कोई भी टाइप का इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, बट एक इंटरेक्शन जरूर प्रेजेंट होगा। वो कौन सा इंटरेक्शन होने वाला है? तो वो वैन डर वाल्स फोर्स रहने वाला है। गेटिंग इट और नॉट? अब सर यहाँ एक पे बार देखो वो होगा नोबल क्या? गैस का हम रिपीट लोगों के करना। हाँ, नोबल गैसेस यूजुअली किसी के साथ भी बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, ठीक है? तो उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूजुअली तो प्रेजेंट रहता नहीं है, बट उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो प्रेजेंट रहने वाले हैं। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस भी प्रेजेंट रहेंगे। मतलब वैन डर वाल्स फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग नोबल गैसेस, ठीक है? थैंक यू सर। इंक्लूडिंग नोबल गैसेस। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। अगर ये बहुत वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? अब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था तो ये बहुत वीक था, बट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है क्या? चलो डायग्राम बना के देखते हैं। एक प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। मैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अभी ड्रॉ नहीं करते बैठूंगा, बट सेकेंड शेल के अंदर, इसके अंदर समझ लो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और अंदर वाले में 2 है। ये कौन सा एटम बना रहा हूँ मैं, बताओ? ऑक्सीजन, करेक्ट, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये ऑक्सीजन का आइटम है और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगेन मुझे कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए? मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चाहिए। सारे इलेक्ट्रॉन्स तो एक तरफ आने के चांसेस बहुत कम है, बट ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मोर देन हाफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में आ गए, ऐसा हो सकता है। तो इंटरेक्शन होना पॉसिबल होगा, ठीक है? तो देखते हैं जरा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ। तो अभी कैसे होगा? मोर देन हाफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द सेम साइड, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम एक ही साइड पे आने की चांसेस ज्यादा है, या यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे? मुझे बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा प्रोबेबल है, ऊपर वाली या ये नीचे जो मैंने ड्रॉ करके रखी है वो वाली? नीचे वाली। ऊपर वाली। नीचे वाली। याद रखो, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आने के चांसेस बहुत रह रहे हैं, बट यहाँ पे कैसे हो रहा है? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब समझो गलती से ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया, तो वापिस इसकी स्पेस फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है ना? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक तरफ आने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है? तो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा प्रोबेबल है, ठीक है? और अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखते हैं। अगेन इस प्रोटॉन के पास तो बाबा 8 इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी ये किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? ये बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगेन मुझे बताओ, ऊपर वाले के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे में ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है? ज्यादा। तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है?
It will increase. इट विल इंक्रीज। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे तो मास भी बढ़ेगा, करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, sir. तो वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड अगर मास बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगी, तो साइज बढ़ेगी तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो किसी को अगर डाउट होगा तो पूछ लो। वैन डर वाल्स फोर्स से जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा भी वैन डर वाल्स फोर्स। इसके ऊपर तुम लोग ऑर्गेनिक में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यूज करोगे वैन डर वाल्स फोर्सेस को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो। और ये सिचुएशन कब एग्जिस्ट होगी, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है ना, डबल कोवैलेंट। हाँ होता, अरे नहीं ऐसी मैंने कैसे किया, अगर मैं तुम लोगों को मॉलिक्यूल्स में बताता हूँ, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बट अगर मैं मॉलिक्यूल मतलब बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है यहाँ पे, तो मुझे बहुत बड़ी डायग्राम बनानी पड़ती है और कुछ नहीं। जिन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट है उनके अंदर ये प्रेजेंट रहने वाले हैं, मतलब O2 के अंदर भी है और ऑक्सीजन के अंदर, मतलब ये ऑक्सीजन का आइटम एग्जिस्ट करता तो है नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, बट O2 एग्जिस्ट करता है, और O2 के अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहने ही वाले, तो सेम फोर्स वहां पे भी रहेंगे। बट अगर मैं O2 बनाता तो डायग्राम बड़ी हो जाती और उतना मुझे डायग्राम बनाने में टाइम लगता, इसलिए मैंने सिंपल एक एटम के साथ बताया। तो मतलब समझो? मॉलिक्यूल्स के साथ में भी हो सकता है वैन डर वाल्स फोर्स। हाँ हाँ हाँ, जिन चीजों के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर ये प्रेजेंट रहने ही वाला है। ओके, ऊपर वाली डायग्राम तुम लोगों की ड्रॉ करके हो गई थी क्या? Why will the electrons come to one side? इट इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि ये घूमते घूमते अगर आ गए, और आ सकते हैं ना, ऐसे नहीं है कि ये हमेशा रहेंगे, बट घूमते घूमते ये एक साइड पे आ गए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसलिए तो इट इज जस्ट प्रेजेंट फॉर अ मोमेंट, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ये जनरेट होता है और वापस डिमिनिश हो जाता है, वापस किधर किसी और जगह पे जनरेट होगा। यहाँ पे मैंने 3 आइटम्स बताए हैं, वैसे हमारे पास करोड़ों आइटम्स है, तो वहां पे किसी आइटम्स के बीच में ये जनरेट होगा, किसी आइटम्स के बीच में ये नहीं रहेगा, फिर वापस दूसरी जगह पे जनरेट होगा, तीसरी जगह से निकल जाएगा। तो ये हमेशा जनरेट होते रहता है, अपने आप ये जनरेट होते रहेगा, वैसा है। तो हेंस इट इज वेरी बिग। सर वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो कि बढ़ने के साथ वो फोर्स बढ़ेगा कैसे, क्योंकि अगर एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूर चले जाएंगे ना एक दूसरे से। हाँ बट एट द एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी ना, वैसे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा थोड़ा थोड़ा। ओके सर, थैंक यू। जब लिख लो ये, और इसका यूज हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने में करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, या इट इज प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल एंड एवरीवेयर, ठीक है। ओके, हाँ, बट बाहर के आउटरमोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ते ही जाएगा, वैसे। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। मतलब अगर समझो तुम लोगों को पूछा CH4, C2H6, C3H8 एंड C4H10 विच वन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ऐसे टाइम पे तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग बोलोगे C4H10 का मोलार मास जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। C4H10 का मोलार मास ज्यादा होगा तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे। वैन डर वाल्स फोर्सेस अगर इसमें ज्यादा होंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने बताया है, हम लोगों को अभी इससे कुछ मतलब नहीं है, हम लोगों को क्या देखनी है? वैन डर वाल्स रेडियस देखनी है, ठीक है। तो लिख के हो गया होगा तुम लोगों का ये इतना पार्ट? Yes, हो गया sir. सबका लिख के? नो या सर, बाकी होगा तो हैंड रेस करो जरा, सर बाकी है। हैंड रेस करो अगर बाकी है किसी का। ओके ठीक है, देखो जरा जल्दी। सर बोलो। अगर मोलार मास जितना ज्यादा है तो उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वैन डर वाल्स फोर्स की जरूरत क्या थी? वही ना कि वो बढ़ क्यों रहा है, तो वो बढ़ने का रीजन है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है। थी अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो उन्हें सेपरेट करके गैस फेज में लेके जाना थी। इफ आई हैव अ बीकर एंड इस बीकर के अंदर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और इसे हीट करके मुझे इन दोनों मॉलिक्यूल्स को गैस फेज में लेके जाना है। अब हो रहा क्या है, अगर समझो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो वैन डर वाल्स। तो मैं इनको इजीली सेपरेट कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा।
अगर इनको इजीली सेपरेट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। वैसे अगेन हम लोगों को ये सब अभी के लिए देखना नहीं है, ये सारी चीजें तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करोगे। अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियस देखनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी वैन डर वाल्स रेडियस देखते हैं। सर मैं उसका स्क्रीनशॉट लूं क्या? हाँ ठीक है, ओके। यस, थैंक यू सर। हाँ, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज वैन डर वाल्स रेडियस। अब देखो वैन डर वाल्स रेडियस मतलब क्या, तो अभी हम लोगों को पता चला कि कोई भी दो एटम्स या फिर दो मॉलिक्यूल्स अगर आजू बाजू में आ गए तो इनके बीच में एक स्पेसिफिक एरिया होगा, ये बीच का एरिया दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, जो कि इतनी गैप तो प्रेजेंट रहने ही वाली है, ठीक है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स को एकदम नजदीक लाने की भी कैपेसिटी रहेगी। एकदम नजदीक हम लोग क्यों नहीं ला पाएंगे बताओ जरा। इसको मैं इस एरिया मतलब मैंने जो रेड लाइन में गैप ड्रॉ किए उसके नजदीक लेके नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं लेके जा पाऊंगा, कोई रीजन रिपल्शन चालू हो जाएगा, उसके बाद रिपल्शन स्टार्ट होगा, करेक्ट। क्योंकि फिर ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल करना स्टार्ट करेगा, बराबर है ना। बाजू वाले का प्रोटॉन अगर अपने घर में घुस गया तो वो उस घर का प्रोटॉन उसको रिपेल करने से स्टार्ट करेगा ही, ठीक है। तो सेम वे एक मिनिमम गैप रहने ही वाली है और उससे नजदीक अगर हम लोग लाना स्टार्ट करेंगे तो रिपल्शन स्टार्ट होगा। तो जो मिनिमम गैप है या फिर जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है ए बी, अभी मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, ए बी मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ए बी। तो ये ए था, ये बी था, तो ए एंड बी, ठीक है। और इस ए बी के बाजू में आ गया ए बी, ठीक है। तो ये था बी और ये था ए, ठीक है। और वैसे ही इसके बाजू में आ गया दूसरा ए बी का मॉलिक्यूल। ये ड्राइंग ड्रॉ करना तो लोगों को बाद में समझने में काम आएंगी, ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोग भूल जाओगे। तो ये एग्जांपल है। हाँ हाँ, ये एग्जांपल है वैन डर वाल्स रेडियस समझने के लिए। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोगों को दो टाइप की वैन डर वाल्स रेडियस मिल सकती है, ठीक है। एक कौन सी मिलेगी, एक मिलेगी रेडियस बिटवीन बी एंड बी एटम। देखो एक तुम लोगों को मिलेगी रेडियस बिटवीन बी एंड बी एटम और दूसरी तुम लोगों को मिलेगी रेडियस बिटवीन ए एंड ए एटम। अब इन दोनों रेडियस को फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी एटम एंड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए एटम। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं कैसे लिखूंगा, वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस वी आर मतलब वैन डर वाल्स रेडियस फॉर बी अगर तुम लोगों को पूछा तो तुम लोग क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2। देखो हजम हुआ। एंड वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस और ए मॉलिक्यूल अगर तुम लोगों को पूछा तो तुम लोग क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2, खत्म। सिंपल तो है। देखो दिस इज द डिस्टेंस। सर बोलो। पर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके ऊपर क्या पूछा जाएगा वो हम लोग आगे पढ़ने वाले। जस्ट मैं टाइप्स ऑफ रेडियस पढ़ा रहा हूँ, अब इसके आगे जो आएगा वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, सिर्फ एक टाइप अब हम लोगों को याद रखना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर ए एंड बी आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स राइट? हाँ, ए एंड बी आर टू डिफरेंट एलिमेंट और ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में ये ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड है जो मैंने दिखाया नहीं है सर। बट इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए तो फिर लाइक ए पहले आएगा ना, मतलब सेकंड अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल वैसा है। ओरिएंटेशन, सी दिस इज द ओरिएंटेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसा था वो ऐसे उल्टा हो गया, तो ओरिएंटेशन मैंने सिर्फ चेंज किया है। ये मॉलिक्यूल्स नेचर में जब एग्जिस्ट करेंगे तो ये उल्टे उल्टे घूमते रहेंगे, गैसेज है तो वो कभी भी कैसे भी रह सकता है। तो इट इज जस्ट द ओरिएंटेशन। ऐसा नहीं है कि ए पहले आना चाहिए बी पहले आना चाहिए, वो हम लोग जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तभी फॉलो कर रहे हैं। अभी ये मैंने ओरिएंटेशन लिखा है कि हवा में ये कैसे ओरिएंट करेंगे। ओके सर। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिख दो। मैंने जैसे बोला हमारे नोबल गैसेस इनके बीच में और कोई टाइप का फोर्स रहता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो नोबल गैसेस में बाकी मेटालिक या फिर
कोवेलेंट रेडियस प्रेजेंट रहने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं। तो नोबल गैसेस में कौन सी रेडियस प्रेजेंट रहने वाली है? नोबल गैसेस contain only van der Waals forces, and in their case only van der Waals radius is present। ठीक है, तो नोबल गैसेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियस कंसीडर करेंगे कि उनमें और कोई टाइप का फोर्स प्रेजेंट रहता है ही नहीं। ठीक है, तो लिख लो। एंड फिर मुझे बताना कि कौन सी रेडियस सबसे बड़ी रहती है और कौन सी रेडियस सबसे छोटी रहती है। वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, डिसाइड करो। परफेक्ट, तो तुम लोगों को समझ में आ गया। ओके, हाँ, तो कोवेलेंट रेडियस जो है वो सबसे छोटी रहने वाली है एंड वैन डर वाल्स रेडियस जो है वो सबसे बड़ी रहने वाली है। तो अगर तुम लोगों को पूछा, हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर बाद में आते हैं, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछता, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें। ओके, तो यहाँ तक तुम लोगों का सब कुछ समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। किसी को कुछ लिखना बाकी है तो हैंड रेज करो और एल्स विल मूव अहेड। दाके लिखना बाकी है क्या, या आपका हैंड पहले से ही रीजन था? ओके, हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखने वाले ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कि रेडियस कैसे चेंज होती है, पीरियोडिक टेबल में रेडियस कैसे चेंज होती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। नया टॉपिक है, अच्छे से हेडिंग डालना है एक मस्त ब्लैक पेन में। रीजन क्या था कि उसका रेडियस सबसे ज्यादा बड़ा है? किसका? वैन डर वाल्स। ओके, हाँ हाँ, देखते हैं, मैंने डायग्राम आज बनाई है ना सारी, एक बार डायग्राम्स के ऊपर जाते। देखो कहाँ पे था वो। तो अगर देखोगे कोवेलेंट रेडियस में थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, अगर ओवरलैपिंग होगा तो रेडियस बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली ओवरलैप होने के बाद रेडियस थोड़ी सी कम हो जाएगी। मेटेलिक रेडियस में ओवरलैप नाम की चीज ही नहीं थी, तो ओवरलैप अगर नहीं हो रहा है तो उनमें रेडियस जितनी रहनी चाहिए उतनी ही रहेगी, मतलब एक एवरेज साइड। ठीक है, अब वैन डर वाल्स में क्या हो रहा है, वैन डर वाल्स रेडियस में ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, उल्टा बीच में गैप रह रहा है। तो गैप अगर बीच में रहेगा तो रेडियस बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑब्वियसली थोड़ी बढ़ जाएगी। तो वैन डर वाल्स में गैप रहने की वजह से रेडियस सबसे बड़ी। मेटालिक में कुछ होता ही नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं होती, तो जितनी रहनी चाहिए उतनी एवरेज साइज में। और कोवेलेंट में ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैपिंग होने की वजह से रेडियस थोड़ी छोटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ सकता है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं। ओके, तो चलो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल हम लोग दो टाइप के देखते हैं। ट्रेंड एक तो देखते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट और दूसरा देखते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो लेट्स सी, दो टाइप के ट्रेंड्स रहते हैं हम लोगों के पास। एक रहता है लेफ्ट टू राइट। हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस कर लिया है ना, ये नहीं किया है? नो सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस नहीं किया है। ओके No, ओके, sir. तो हेडिंग जरा कैंसिल आउट कर देना, पहले हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं, फिर हम लोग ट्रेंड्स पे जाएंगे। फैक्टर्स ही नहीं पता तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल्स, बोलो। अरे वैन डर वाल्स नहीं, एटॉमिक। हाँ बोलो। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल आई गेस देखा है। वो जेड इफेक्टिव के लिए देखा था ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर Yes, चार्ज sir. देख रहे थे, उसके लिए था। ये हम लोग हर एक प्रॉपर्टी के Yes, लिए sir. ट्रेंड्स देखते जाने वाले। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए मैंने वो सबसे पहले पढ़ाया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोगों का हो जाए। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब मुझे बताओ, मेरे पास दो आइटम्स है, मैं तुम लोगों को एक सिंपल डायग्राम बताने वाला हूँ। मेरे पास दो आइटम्स है, एक आइटम ऐसा है जिसमें +3 चार्ज है बीच में,
ठीक है। फर्स्ट शेल में अगर +3 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये कौन सा आइटम है मुझे कोई बता सकता है? लिथियम। लिथियम है, परफेक्ट। और दूसरा वाला फ्लोरीन। फ्लोरीन है, परफेक्ट, क्लोरीन। करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। ठीक है, तो सेकंड वाला फ्लोरीन है। अब मैं डायग्राम ही ऐसे बनाई कि तुम लोग डायरेक्ट बता सकते हो मुझे आंसर। अब मुझे बताओ, अंदर का पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ते जाएगा तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे अंदर अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे तो रेडियस बढ़ेगी या कम होगी? It'll कम होगी। कम होगी। अब रेडियस क्यों कम हो रही है? क्योंकि अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इन द सेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। गेटिंग इट? तो मुझे बताओ, एटॉमिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ बढ़ते जाएगी या कम होते जाएगी? कम होते जाएगी। कम कम होते होगी जाएगी। तो कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम होगी तो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। सबको ये समझ में आ गया होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा उतनी बार बार इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होते जाएंगे, उतनी रेडियस कम होती जाएगी। तो दिस इज फर्स्ट फैक्टर, लिख लो। एंड सेकंड फैक्टर तो वो तो एकदम ही सिंपल है, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। अब ये तो मतलब एकदम जूनियर केजी जैसा है। देखो, मेरे पास एक आइटम है जिसके पास 2 शेल्स है, दूसरा आइटम है जिसके पास 3 शेल्स आ गए, तीसरा एक आइटम है जिसके पास 4 शेल्स आ गए। बताओ, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं एटॉमिक साइज बढ़ते जा रही है, कम होते जा रही है? बढ़ेगी। तो खत्म, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, परफेक्ट, ठीक है, खत्म। ये 2 पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गए, तो अभी हम लोग ट्रेंड्स के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, जिस किसी के डायग्राम या फिर कुछ लिखना बाकी है लिख लो, 2 पॉइंट दिए। हैंड रेस करना अगर किसी का लिखना बाकी है। सर मुझे एक डाउट था, हाँ बोलो। अगर शेल्स बढ़ेंगे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है मतलब उतने ही ज्यादा प्रोटॉन्स है, सो ज्यादा अंदर खींचने से लाइक जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो कैसे? कम नहीं मतलब होगा? जेड इफेक्टिव रिमेन्स सेम। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि ऊपर से नीचे जाते वक्त प्रोटॉन तो बढ़ते जाते हैं बट उतनी साइज बढ़ते जाती है, तो जेड इफेक्टिव सेम रहता है। चेक करना, लास्ट टाइम के नोट्स देखना, ऊपर से नीचे की तरफ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, ऐसे मैंने लिखा के दिया है। ओके। और सर आप ये जो ट्रेंड बता रहे हो वो लेफ्ट राइट है, अप टू डाउन? अप टू डाउन, हाँ ऐसे ही रहता है। ओके, किसी का लिखना बाकी है या हो गया? થઈ ગયું? ओके, तो मैं जरा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो मैंने पहले हेडिंग डाली थी बट हम लोग को इरेज करनी पड़ी। तो नाउ ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। चलो देखते हैं पीरियोडिक टेबल में ये कैसे चेंज होता है।
ठीक है। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में हम लोग दो टाइप के ट्रेंड्स देखते हैं, एक तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और दूसरा हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब हम लोगों को दो चीजें पता है जिनके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो जेड इफेक्टिव और दूसरा नंबर ऑफ शेल्स। मुझे बताओ लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जब मैं मूव करता हूँ एक पीरियड के अंदर, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं क्या? नो नहीं। No, तो sir. नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। बट जेड इफेक्टिव क्या होता है लेफ्ट टू राइट? जेड इफेक्टिव क्या होता है लेफ्ट टू राइट? इंक्रीज होता है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज है। अब मुझे बताओ टॉप टू बॉटम जाते वक्त, ऊपर से नीचे आते वक्त जेड इफेक्टिव क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ाया है, कांस्टेंट। तो जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, तो रिमेन्स कांस्टेंट। बट नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है ऊपर से नीचे आते वक्त? तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, करेक्ट, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। अब मुझे बताओ, तो अलोंग अ पीरियड अगर तुम लोगों को पूछा, अलोंग अ पीरियड मतलब क्या? तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त नंबर ऑफ शेल सेम रह रहे, एक शेल है तो एक ही शेल, बट बीच का पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, तो साइज ऐसे बढ़ते जाएगी या कम कम होते जाएगी? कम कम होती जाएगी। कम कम होते जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइज डिक्रीजेस, देख लो। एंड उसी बदले अलोंग अ ग्रुप मतलब क्या? तो ऊपर से नीचे, तो टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब ऊपर से नीचे बीच का पॉजिटिव चार्ज ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब चेंज होता है बट उसका इफेक्ट सेम रहता है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट सेम है, बट शेल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो साइज क्या होगी? Increase. करेक्ट, तो साइज इंक्रीजेस, ठीक है। लिख लो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 5 से 6 ट्रेंड्स पढ़ेंगे। वो ट्रेंड्स तुम लोग को याद रह गए तो चैप्टर में और कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शंस छोड़ के। एक्सेप्शंस ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो लिख लो। एंड आयुष ऊपर का एक स्क्रीनशॉट ले लेना जरा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर बाकी होगा तो। नो सर, मैंने चैट पे आपको कुछ मैसेज डाला है। अच्छा, चैट पे आपने मैसेज भेजा है क्या? ओ ओके ओके, ठीक है, चलेगा। जिस किसी का ऊपर में भी कुछ लिखना बाकी होगा, टेक योर टाइम, यू कैन राइट इट। Done, sir. ओके, तो ये भी लिख लो जरा।
ओके, तो मुझे बताओ, मैंने अगर तुम लोगों को एग्जांपल्स दिए, तुम लोग अभी सॉल्व कर पाओगे, करेक्ट? चलो देखते हैं, अब एग्जांपल चलो जरा। एग्जांपल, अगर तुम लोगों को पीरियड 1 के एलिमेंट्स पूछे, बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर, बताओ आंसर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? बड़ा वाला कौन सा रहेगा, छोटा वाला कौन सा होगा? बड़ा हाइड्रोजन रहेगा, छोटा हीलियम। करेक्ट बोला। तो देखो कुछ साइन वाइन डालना मत, हम लोगों ने अब भी पढ़ा है, ठीक है? लेफ्ट टू राइट, हम लोग हाइड्रोजन टू हीलियम जा रहे हैं, मतलब क्या बढ़ रहे हैं? लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होगी? साइज डिक्रीज होगी। साइज क्या होगी? साइज डिक्रीज होगी। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ये करेक्ट है, बट मैंने तुम लोगों को ऊपर बताया था हीलियम नोबल गैस है, और नोबल गैस में कौन सा रेडियस हम लोग देखने वाले हैं? नोबल गैस में प्रेजेंट रहती है वैन डर वाल्स रेडियस, हाइड्रोजन में प्रेजेंट रहती है कोवेलेंट रेडियस, और वैन डर वाल्स रेडियस कोवेलेंट रेडियस को हरा देती है, मतलब वैन डर वाल्स रेडियस बड़ी रहती है। याद है कुछ? तो ये याद रखना, एक पीरियड में, किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा रहेगा? तो नोबल गैस रहता है। क्या रहता है? नोबल गैस। तो अगेन यहाँ पे नोट बना के लिख देना, मैंने तुम लोग को बताया राइट, नोट हमेशा ग्रीन में लिखना, एक कलर स्पेसिफाई करके रखना नोट्स के लिए, ग्रीन कलर का पेन लेके ही रखना उसके लिए, सो दैट तुम लोग को ग्रीन कलर दिख जाए तो वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तुम लोग को आइडिया आ जाएगी, ठीक है? नोट, इन अ पीरियड, इन अ पीरियड noble gas is the biggest element। इसका रीजन मुझे बताने की अभी जरूरत नहीं है ना, इसका रीजन क्या रहता है? इनके अंदर प्रेजेंट रहती है वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है? तो ये था पीरियड 1 के लिए, जो कि 2 एलिमेंट्स में ही खत्म हो जाता है, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने जैसा है नहीं। अब पीरियड 2 के लिए बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? नियॉन होना चाहिए, ठीक है? नियॉन। नियॉन के बाद हम लोगों ने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, ठीक है? तो उसके बाद नियॉन के बाद आएगा लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तुम लोगों को हम लोगों का जो ऊपर लिखा हुआ ट्रेंड है वही याद रखना है, लेफ्ट से लेके राइट तक साइज धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगी। बस एक एक्सेप्शन क्या है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस एक्सेप्शन क्या क्यों रहती है? बिकॉज दे कंटेन वैन डर वाल्स रेडियस, तो वैन डर वाल्स रेडियस की वजह से वो सबसे बड़ी हो जाती है। बाकी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेम ट्रेंड, छोटा छोटा होते जाएंगे। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, हैंड रेस करो, नहीं तो कुछ डाउट होगा तो। ओके, तो P3 पीरियड 3 में अगर तुम लोग को पूछा ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतरी, काजू कतरी हम लोग बाद में देखेंगे। अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? आर्गन। आर्गन। ओके, आर्गन के बाद कौन आएगा? सोडियम। सोडियम। फिर सेम सीक्वेंस वैसे ही धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, ठीक है? तो अगर तुम लोग को पूछा इन अ पीरियड विच ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट वन, कौन सा ग्रुप सबसे छोटा रहता है? एक पीरियड में कौन सा ग्रुप सबसे छोटा रहता है? ये क्लोरीन या फिर फ्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है? 17, परफेक्ट, ठीक है? तो पीरियड में सबसे छोटा ग्रुप रहता है ग्रुप 17, ओके? एंड सबसे बड़ा ग्रुप रहता है ग्रुप 18। तो अभी ग्रुप ग्रुप कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 के लिए जाते हैं। मुझे बताओ ली, ना, की, रब, से, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा? सबसे बड़ा कौन है वो मैसेज करो जरा मुझे, सबसे बड़ा। करेक्ट बोला तूने, अजिंक्य करेक्ट है, निहारिका करेक्ट है। तो याद रखो हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाते वक्त साइज धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे लिथियम से लेके सीजियम तक साइज बढ़ते जा रही है। तो कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था, उनको भी चेंज करना है क्या? करेक्ट बोला आपने अभी। तो साइज ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जाती है। तो सीजियम सबसे नीचे आता है, तो सबसे नीचे वाला एलिमेंट सबसे बड़ा हो जाएगा एंड सबसे ऊपर वाला एलिमेंट सबसे छोटा हो जाएगा। तो लिथियम इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है? अब जरा ग्रुप 2 की तरफ जाते हैं। ग्रुप 2 में बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, वो हम लोग लास्ट वाला एलिमेंट देखते नहीं बिकॉज वो रेडियो एक्टिव रहता है। इसमें सबसे छोटा कौन होगा वो बताओ, सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा कौन होगा? करेक्ट है, टू इनकरेक्ट है, सारा करेक्ट है, नेहा करेक्ट है, ऋषिकेश
आपने सिर्फ बी टाइप किया है, हाँ करेक्ट है ऋषिकेश अभी। तो सबसे छोटा होगा बेरिलियम, ठीक है, एंड सबसे बड़ा होगा बेरियम। जो लास्ट वाला बेरियम होता है कोमल करेक्ट है, फर्स्ट वाला बेरिलियम रहता है, कंफ्यूज मत होना इनके नाम में कभी। तो ठीक है, तो इतने प्रैक्टिस सफिशिएंट है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सेप्शंस, ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सेप्शन। तो अभी हम लोग जाने वाले एक्सेप्शंस की तरफ, और एक्सेप्शंस में हम लोग उल्टा होता है ना सर क्या 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 बेरिलियम हाँ साइन गलत है, साइन गलत जा रही है। ओके, तो साइन गलत है, बेरियम एंड थैंक यू। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं एक्सेप्शंस की तरफ, बोलो। थोड़ा ऊपर लो ना, मेरा लिखना। अच्छा ओके, बस सफिशिएंट है। ओके सर, इतना ही है, हो गया। नहीं, इसके ऊपर भी एक एक्सेप्शन एग्जांपल था। नो सर, P3 से ही बाकी था, थैंक यू। ओके, एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 3D सीरीज के एक्सेप्शन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज, और इसके लिए नाम रहता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रिवीजन का लेक्चर जब चालू था दूसरे बैच में, तब किसी ने मुझे डाउट पूछा था, उनको मैंने बोला था कि नॉर्मल लेक्चर चालू है, तो होपफुली अभी तो आप प्रेजेंट रहोगे। तो 3D सीरीज में एलिमेंट्स कौन से आते हैं, याद है तुम लोगों को? न्यूमोनिक्स कोई बता सकते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, टी वाले काका मने क्रोमियम, कोनी कॉपर मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक। करेक्ट, ठीक है। तो इनके एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 एंड लास्टली 30, ठीक है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को पता रहनी चाहिए, तब जाके हम लोग इनको अरेंज कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी, हाँ, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को पता रहनी चाहिए, तब जाके हम लोग इनको रीअरेंज कर पाएंगे इनके एटॉमिक रेडियस वाइज, ठीक है। तो स्कैंडियम 21, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी? आर्गन 3D1 4s2, ठीक है। अब तुम लोगों को याद होगा ये 4s2 कंटिन्यू रहता है, हर एक में 4s2 आने ही वाला है। चेंज क्या होते जाएगा? 3D1 का हो जाएगा अभी 3D2, तो मैं सिर्फ 3D1 का 3D2 करूँ तो चलेगा क्या सबको? वैनेडियम में क्या हो जाएगा? 3D3। क्रोमियम में कैसे होता है? 3D5। हाँ, ये एक्सेप्शन है, 3D5 4s1। मैंगनीज में 3D5 4s2, ठीक है। यहाँ पे 4s में बाद में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, फिर ये हो जाएगा 3D6, 3D7, 3D8। कॉपर का कैसे होता है? 3D10। 3D10, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड ये 4s1, एंड फिर ये 3D10, ये 4s2, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली इनकी साइज चेंज होते जाएगी। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बराबर? लेफ्ट टू राइट साइज बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, कि सेम रहनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, साइज बढ़नी चाहिए थी, बराबर। तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज धीरे धीरे बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ती है क्या? कम होनी कम चाहिए। होती है, तो कम होनी चाहिए, ठीक है। सर इस तो लेफ्ट टू राइट एक्सेप्शन साइज में कम बढ़नी होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा था मैं। अच्छा ओके ओके, नहीं हाँ वो देखते हैं अभी क्या होता है। तो अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, यहाँ तक एक बार देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्कैंडियम का डी ऑर्बिटल अगर मैं ड्रॉ करने जाऊंगा, ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करते सबको याद होगा, डी में रहते हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो हम लोग ऐसे 5 बॉक्सेस बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। स्कैंडियम में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फर्स्ट ऑर्बिटल में, चलेगा। टाइटेनियम में सेकंड में चला जाएगा। अब मुझे बताओ ये अलग अलग घर में जा रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा क्या? तो अभी इनके बीच में रिपल्शन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में यहाँ पे साइज कम होती है, देखो स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ जाते वक्त इलेक्ट्रॉन अलग रूम में चला गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैनेडियम में भी जाते वक्त इलेक्ट्रॉन 3D3, तो अलग रूम में जा रहे हैं, अलग ऑर्बिटल में जा रहे हैं, कुछ रिपल्शन नहीं है। क्रोमियम में भी जाते वक्त इलेक्ट्रॉन अलग ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, रिपल्शन नाम की चीज नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे मैंगनीज में भी वो 5 अलग अलग रूम्स में है, तो रिपल्शन नाम की चीज है क्या यहाँ पे?
तो रिपल्शन नाम की चीज यहाँ तक तो नहीं है। तो मुझे बताओ स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जाते वक्त Z की वैल्यू बढ़ते जा रही है, 21, 22, 23, 24, 25। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या कम होगी अगर Z की वैल्यू बढ़ते जाएगी? बताओ। कम होगी। कम होगी। तो पहले स्टार्टिंग में एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, क्यों? क्योंकि Z की वैल्यू बढ़ रही है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, कहाँ से कहाँ तक? तो स्कैंडियम से लेके टाइटेनियम तक एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे करते करते डिक्रीज होते जाते हैं। अब देखते हैं होता है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 रहा था, तो 25 से ये 26, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक से बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? एक से बढ़ रहा है। बट यहाँ पे 3d6 है। अब सबको सिंगल सिंगल फिल कर दिया मैंने, हर एक इलेक्ट्रॉन को एक एक रूम दे दिया। अब मेरे पास रूम ही नहीं बचे, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा वो मैं कहाँ पे प्लेस करूंगा? वापस इसको मैं फर्स्ट रूम में, फर्स्ट ऑर्बिटल में ऐड कर दिया। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल। रिपेल। तो देखो प्रोटॉन का नंबर 1 से बढ़ गया, बट इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन आ गया। प्रोटॉन का नंबर बढ़ने की वजह से साइज कम होनी चाहिए थी, बट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से साइज बढ़नी चाहिए। तो प्रोटॉन के ऐड होने की वजह से साइज कम हुई, बट इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से साइज वापस बढ़ गई। तो साइज बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी, राइट? सेम रहेगी, करेक्ट। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? देखो एटॉमिक नंबर 25 से 26 हो गया, एक से एटॉमिक नंबर बढ़ गया। 25 से 26 मतलब एक से एटॉमिक नंबर बढ़ा, मतलब प्रोटॉन ऐड हुआ तो साइज कम होनी चाहिए। बट 3d6 में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे वो अभी वापस यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा। एक ऑर्बिटल में अभी 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन होगा, तो जो साइज कम होनी चाहिए थी वो वापस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो साइज अभी क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ऑलमोस्ट क्या होगी? सेम रहेगी। तो ये कहाँ तक चलता है? ये चलता है फेकोनी तक, फेरस, कोबाल्ट और निकल तक। होता क्या है, हम लोग एक एक प्रोटॉन बढ़ाते जा रहे हैं, बट एक एक प्रोटॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। दिख रहा है? तो फेकोनी तक मुझे बताओ साइज क्या होगी? साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स। ऑलमोस्ट था, ऑलमोस्ट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद कॉपर और जिंक तक तुम लोग अभी मुझे बताओगे। कॉपर में 3d10 हो रहा है, 3d10 होते ही यहाँ पे एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। साइज सेम रहेगी, कम होगी या बढ़ जाएगी? कम होगी भाई। यहाँ पे बढ़ेगी। हाँ, दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक आ साथ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो गया ना। देखो क्या हुआ, निकल से लेके बढ़ेगी। कॉपर पे जाते वक्त एक प्रोटॉन ऐड हुआ। एक प्रोटॉन ऐड होने की वजह से साइज थोड़ी सी कम होगी, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन आने की वजह से साइज ज्यादा बढ़ जाएगी। तो साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साइज अभी वापस बढ़ना स्टार्ट होती है। तो ये ट्रेंड जो है वो बहुत अजीब है, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फिर Zn में जाते वक्त क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना बस। आपका आवाज ब्रेक हो गया। सर Zn में जाते वक्त क्यों वो मतलब बढ़ेगी क्यों? मतलब वो कांस्टेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अच्छा, जिंक ना, जिंक के केस में देखो, कॉपर के केस में तो कैसे था? 4s1 तो था ना, एटलीस्ट 4s1 था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी सिंगली आराम से फिल्ड था, मतलब आराम से था, ठंडा था। बट वापस 4s2 होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे वापस थोड़ा सा रिप्रेशन होगा ना, तो रिप्रेशन होने की वजह से वापस वो बढ़ जाएगा। सर पर मतलब प्रोटॉन भी बढ़ेगा ना? जाती है वापस, तो जिंक थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। देख लो ये। तो इसकी एक्चुअल ऑर्डर कैसे रहती है? तो क्योंकि देखो स्टार्टिंग में स्कैंडियम बहुत बड़ा था, स्कैंडियम बहुत बड़ा था, और उसके बाद साइज धीरे धीरे थोड़ी कम होते गई। देखो स्कैंडियम बहुत बड़ा था, टाइटेनियम थोड़ा सा कम हुआ, वैनेडियम थोड़ा सा कम हुआ, क्रोमियम और थोड़ा कम हुआ, मैंगनीज और थोड़ा सा कम हुआ। आयरन के केस में वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कोबाल्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, निकल और थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट सेम हम लोग बोलते हैं। फिर कॉपर ज्यादा बढ़ेगा और जिंक वापस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत वियर्ड सेंस में, ठीक है, स्कैंडियम सबसे बड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा कम हुआ, वापस थोड़ा सा बढ़ा, फिर वापस थोड़ा और बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पूरी मेस्ड अप है। तो
तुम लोगों को ये याद ही करनी है, मगअप करनी है। तो सबसे बड़ा रहता है हमेशा स्कैंडियम, उसके बाद आता है टाइटेनियम, उसके बाद आता है हम लोगों का लास्ट एलिमेंट विच इज जिंक, ठीक है। फिर आता है वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे होता है, स्कैंडियम रहता है सबसे बड़ा, ये तुम लोग को बाय हार्ट ही करना है, ठीक है। फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, फिर मैंगनीज और आयरन में ऑलमोस्ट रेडियस सेम, मैंने बोला ना साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, आयरन से साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना स्टार्ट करती है। फिर कॉपर और आयरन की साइज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कॉपर की साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, कॉपर की साइज कम होनी चाहिए थी बट वो ऑलमोस्ट सेम रह जाती है आयरन के साथ, वो पीछे आ जाते हैं वापस, ठीक है। फिर कोबाल्ट और फिर निकल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तुम लोगों को ये वैसे के वैसे मगअप करनी है, याद ही रखनी है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सर लास्ट के दो में साइज इंक्रीज होती है ना? सॉरी, थोड़ा सा डिक्रीज होती है, साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट में थोड़ा सा कांस्टेंट कम होते जाएगी वैसे। लास्ट के दो में ना, मतलब ये इन दोनों में बोल रहे हो ना, ये लास्ट के दो मतलब ये दो बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो ये यहाँ पे आने चाहिए था, निकल के बाद कॉपर आना चाहिए था और फिर जिंक आना चाहिए था, बट ये हम लोगों ने शिफ्ट करके बीच में ऐड कर दिया, देखो हाँ। बढ़ गई ना, तो उनकी साइज बढ़ गई, इसलिए निकल सबसे छोटा हो जाता है और ये दोनों जरा बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। याद रखो पूरी ऑर्डर वैसे के वैसे ही है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तुम लोग को याद क्या रखना है, सिर्फ हम लोगों ने दो एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी है, लास्ट वाले जो है वो उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। कॉपर जो है वो आयरन और कोबाल्ट के बीच में आ रहा है और जिंक जो है वो टाइटेनियम और वेनेडियम के बीच में आ रहा है। देखो क्यों, क्योंकि इनकी रेडियस जो है वो अचानक से ऐसे बढ़ जाती है। देखो लिख लो ये जरा, ये ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो ट्रिक, बाकी सब कुछ ऑर्डर सेम है, सिर्फ ये जो जिंक है वो टाइटेनियम के बीच में आ रहा है और कॉपर जो है वो कोबाल्ट के बीच में आ रहा है। देखो अब इसके ऊपर एक तुम लोगों को ग्राफ भी पूछ सकते हैं, ग्राफ कैसे आ सकता है वो दिखाता हूँ। सर बोलो सर, आपने वो ग्रीन में ऑर्डर लिखा है, वो एक सेकंड दिखा सकते हो क्या? या वेट अ मिनट, मुझे जस्ट ड्रॉ कर लिया। यस सर। तो देखो ये ग्राफ कैसे आता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे तुम लोगों का रहेगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ पे आएगा 30 और इधर क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा एटॉमिक रेडियस। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी रेडियस किसकी थी, तो सबसे बड़ी रेडियस थी 21 की, तो 21। उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बोला, 21 से लेके 25 तक, 21 से लेके 25 तक रेडियस से हल्लू हल्लू कम होते जाएगी, तो तुम लोगों को ऐसे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेंगे, ठीक है। फिर ये देखो ये कहाँ पे आ गए, मैंगनीज की तरफ। फिर आयरन और मैंगनीज ऑलमोस्ट सेम रह जाता है, आयरन और मैंगनीज ऑलमोस्ट सेम रह जाता है, देखो मैंगनीज और आयरन ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। फिर कोबाल्ट और निकल वो थोड़ा सा एकदम नीचे जाते हैं, देखो एकदम थोड़ा सा ऐसे नीचे जाते हैं। फिर कॉपर थोड़ा बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ा दिया, कॉपर थोड़ा सा बढ़ जाता है और जिंक एकदम ही बढ़ जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिपल्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा और ये ग्राफ किस सीरीज का है या फिर किसका है, तो ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों को एक्सपेक्टेड क्या था, हम लोगों को एक्सपेक्टेड था कि ये डायरेक्ट ऐसे नीचे शिफ्ट होगा, बट ऐसे होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की रिपल्शन होती है। तो ये लिख लो, मैं जरा स्क्रीन छोटी कर देता हूँ। इसमें किसी कुछ डाउट है किसी पॉइंट में? मस्त एक्सेप्शन है, सिर्फ याद रखना है। कैसे याद रखोगे, कॉपर जो है वो आयरन और कोबाल्ट के बीच में जाएगा, जिंक जो है वो टाइटेनियम और वेनेडियम के बीच में जाएगा। लिख लो इसे।
और हाँ, ये ग्राफ जो रहते हैं वो तुम लोगों को एकदम एक्यूरेट निकालने की जरूरत नहीं रहती। तुम लोगों को एग्जाम में क्या पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक रेडियस ट्रेंड इन 3D सीरीज, ठीक है। तो ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इस टाइप का जहाँ पे तुम लोगों को ग्राफ दिखेगा ऐसे नीचे जाने वाला, फिर थोड़ा फ्लैट और फिर ऊपर जाने वाला, वो तुम लोगों का आंसर रहेगा, ठीक है। सर स्क्रीन चली गई। तो सर आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है। अरे नहीं आ रहा है ना, अभी मुझे दिख रहा है। चालू हो गया वापस। चालू हो गया ना, ओके ठीक है। Okay, done? Done, sir. So, let's continue. Now, ये था एक्सेप्शन नंबर 1, ठीक है, ये जस्ट शुरुआत है। अभी एक्सेप्शन नंबर 2। तो एक्सेप्शन नंबर 2 जो है वो है फॉर ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 13। अब ये सिर्फ इसी ग्रुप में है, बाकी किसी भी ग्रुप में ये फॉलो होता नहीं है। याद रखो, एक्सेप्शंस जो रहते हैं वो जितना बताया जाता है उनके लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी किधर भी अप्लाई नहीं होंगे, इसलिए उनको हम लोग एक्सेप्शंस बोलते हैं। उनका रीजन में मैं तुम लोगों को बता तो रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 5, 13, 31, 31 प्लस 32 कितना हो जाएगा, नहीं 31 प्लस 18 हो जाएगा 49, 49 प्लस 32 हो जाएगा 81, ठीक है। तो ये मैजिक नंबर है और कुछ नहीं है। हाँ, अब मुझे बताओ सबसे बड़ी साइज किसकी रहनी चाहिए और सबसे छोटी साइज किसकी रहनी चाहिए। थेरियम की सबसे बड़ी और बोरॉन की सबसे कम। परफेक्ट, ठीक है। ये था हम लोगों का एक्सपेक्टेशन, ये क्या था हम लोगों का एक्सपेक्टेशन, और एक्सेप्शन रहने की वजह से एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली कुछ होने वाला है नहीं। तो अभी यहाँ पे साइज देखो कैसे रहती है, बोरॉन, उसके बाद आता है गैलियम, उसके बाद आता है इंडियम, उसके बाद आता है थैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर आता है थैलियम, ठीक है। तो सबसे छोटा अभी भी बोरॉन ही है, बट एल्यूमिनियम छोटा रहना चाहिए था और गैलियम बड़ा रहना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑर्डर स्विच हो गई और एल्यूमिनियम बड़ा हो गया और गैलियम छोटा हो गया। फिर एल्यूमिनियम से बड़ा रहता है इंडियम, और आज 4 बजे 4 नहीं 3:30 तक लेक्चर है, और उसके बाद इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब इसका रीजन हम लोगों को देखना है, और अगेन इसका रीजन और किधर नहीं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो चलो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p क्या रहता है, 3p2 क्या, एक मिनट, 3s1 लिखा है ना मैंने, हाँ वही, हाँ 3s2 एंड 3p1, ओके थैंक यू। एंड उसके बाद आता है गैलियम, ठीक है। अब गैलियम का क्या हो जाएगा 31, तो 31 कैसे आने वाला है, 1s2, 2s2, 4s2, 4p1, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1, ठीक है। ये तुम लोगों को पता होगा, ये हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो गैलियम तक हम लोगों ने क्या नहीं था, हम लोगों ने जिंक तक किया था। जिंक का एटॉमिक नंबर रहता है 30, और 30 के बाद 31, तो वो 4p1 में चला जाएगा, ठीक है। ये
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट सबको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा क्या है देखते हैं। मैं जरा तुम लोगों को डायग्रामेटिकली बनाने वाला हूँ। तुम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत तो है नहीं, इट इज अप टू यू। करना है तो करो, नहीं करना है तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का प्रोटॉन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का प्रोटॉन, एल्यूमिनियम की प्रोटॉन के बाद फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से जरा चेक करो। 2 दिखेंगे। सेकंड में कितने, तो 8 दिखेंगे। थर्ड में कितने, थर्ड में तुम लोगों को 3 दिखेंगे। दिख रहे हैं क्या सबको, ठीक है। अब गैलियम के केस में आते हैं। गैलियम के केस में तुम लोगों को टोटल 31 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं। प्रोटॉन 31 सबको दिख रहे हैं, 31 प्रोटॉन। गैलियम के पास कितने शेल्स रहेंगे बताओ। 4 शेल्स, 4 रहेंगे ना। तो गैलियम का फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। अब मैं जानबूझ के छोटा ही ड्रॉ करने वाला हूँ क्योंकि गैलियम थोड़ा सा छोटा रहता है, ठीक है। हाँ, अब जरा इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, ठीक है। जरा क्या देखने वाले हम लोग, इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आंसर करो। 2 आएंगे। सेकंड में कितने दिख रहे हैं, सेकंड में तुम लोगों को दिख रहे हैं 2s2 2p8 6, तो 8 आएंगे, करेक्ट। थर्ड में कितने आने वाले, थर्ड के अच्छे से काउंट करके बताओ। 18, 18, परफेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। और फोर्थ में कितने आने वाले, तो 1 2 और 3। अब ये कुछ तो अजीब है यहाँ पे। अभी क्या अजीब है वो दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो अब होता क्या है, यूजुअली तो चौथा शेल आने के बाद साइज बढ़नी चाहिए, चौथा शेल आने के बाद साइज बढ़नी चाहिए, बट साइज छोटी हो रही है। इसका रीजन एकदम सिंपल है, एकदम शॉर्ट में बताने वाला हूं मैं। अपने पास यहाँ पे थर्ड शेल में तुम लोगों को 18 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ 18 इलेक्ट्रॉन जब शील्डिंग करेंगे, एकदम तगड़ी करेंगे या बहुत बुरी तरह से करेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की शील्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एकदम तगड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनको हम लोग है ना फील्डर से मान लेते कि यहाँ पे हम लोग बीच में प्लेयर है, बॉल उड़ाने वाला है और उनको सिर्फ वो बॉल कैच करना है। बट हमारे 10 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको पैसा खिलाया है। 10 कैसे प्लेयर्स हैं, आईपीएल वाले हैं जिनको पैसा हम लोगों ने खिला के रखा है। वो कौन से पैसे खिलाए हुए हैं, ये डी ब्लॉक के लिए। वो कैसे शील्डिंग करते हैं, तो ये पुअर शील्डिंग करते हैं। यार शील्डिंग इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इनकी शील्डिंग कैसे रहती है, पुअर। मतलब बॉल आएगा फिर भी ये देखेंगे भी नहीं, साइड में हट जाएंगे, बॉल 4 की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और समझ लो कि 10, ठीक है। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स रह के भी ना रहने के बराबर है क्योंकि इनकी शील्डिंग कैसे है, पुअर है। तो इनिशियली पॉजिटिव चार्ज बाहर जाना चाहिए था क्या, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन इतने अच्छे से शील्ड कर सकते हैं कि क्या बताऊं। बट 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने पैसा खिलाया है, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोटॉन को ऐसे ही डायरेक्ट आर पार जाने के लिए दे देंगे कि लाइक भाई तू निकल, कुछ नहीं, हम लोग नहीं पकड़ेंगे तुझे, ठीक है। तो मुझे बताओ प्रोटॉन का अट्रैक्शन बाहर पहुंचना नहीं चाहिए था, बट पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, पा रहा है। तो अब अगर प्रोटॉन बाहर की तरफ जाके इन इलेक्ट्रॉन को एकदम मस्त में अट्रैक्ट करेगा, तो उनको अट्रैक्शन की वजह से वो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इसी के वजह से हमारी एल्यूमिनियम की साइज जो रहती है वो गैलियम से छोटी रहती है, सॉरी गैलियम से बड़ी रहती है, ठीक है। तो रीजन सबको समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो ये। 10 ऐसे प्रोटॉन्स है जो शील्ड कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं रहे अच्छे से, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन ए गैलियम। सर ड्रॉ करने को टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो ना, बाद में आराम से ड्रॉ करना, वो ऐसे वो कर्कटक एंड ऑल देके। ओके, तो अब दूसरा रीजन मुझे तुम लोगों को बताना है इंडियम और थैलियम का। कोई रीजन
सोचना चाहेगा इंडियम और थैलियम में साइज थैलियम की 4F बड़ी होनी चाहिए थी, बट F ऑलमोस्ट सेम रह जाती है। ये F भी ऑर्बिटल परफेक्ट परफेक्ट सही बोला। तो देखो ऑलमोस्ट सेम मतलब कितनी, तो इसकी अगर 167 पिकोमीटर है तो इसकी अप्रोक्सीमेटली 170 पिकोमीटर हो जाती है। तो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट ये वर्ड यूज किया। देखो ठीक है, 167 पिकोमीटर 170 पिकोमीटर ऑलमोस्ट साइज सेम रह जाती है। और उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है कि थैलियम में 4f ऑर्बिटल आता है। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते नहीं बैठूंगा, ये तुम लोगों ने पहले भी लिखी होगी, और जिन्हें लिखी नहीं है वो लिख लेंगे बाद में। तो इंडियम और थैलियम के केस में इंडियम का एटॉमिक नंबर है 49 और इसका है 81, ठीक है। बट इसके अंदर रहते हैं 4f के 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4f के 14 इलेक्ट्रॉन और 5d के 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा 5d के 10 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहते हैं। और इनकी शील्डिंग कैसे रहती है, तो इनकी शील्डिंग बहुत पुअर, परफेक्ट। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाले कितने हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये 24 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन आ रहे हैं भाई तू बाहर निकल जा और बाहर वाले को अट्रैक्ट कर, तो उसकी वजह से इसकी साइज क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का रीजन बहुत सिंपल है, लिख लो। सर वो TL को क्या बोलते हैं, मतलब व्हाट्स द नेम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट? थैलियम। थैलियम। थैलियम थैलियम। ओके, तो डन, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब थर्ड एक्सेप्शन जानने से पहले हम लोग पढ़ने वाले लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। याद रखो ये सारा पार्ट तुम लोगों का वापस सिखाया जाएगा कब, तो डी ब्लॉक का एक्सेप्शन तुम लोगों को डी एंड एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तुम लोगों को एफ ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तभी तुम लोगों को ये सब पहले से पता रहना चाहिए, इसलिए अभी बताया जा रहा है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लैंथेनॉइड के एलिमेंट्स तुम लोगों को याद होगा, लाल, शिर्यासा, प्रसाद, नंदू ने, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, यूरोपियन, गांधीचा, टेबलावर, दिला, होता, इराकचा, तंबाकू, याकूब ने, लुटला। मस्त है ना, एकदम सिंपल, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है 57 से, फिर ये एंड कहाँ पे होता है, तो ये एंड होता है 72 पे, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक एक प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एक एक प्रोटॉन जब बढ़ते जाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो एफ ब्लॉक में कौन से ऑर्बिटल में ऐड होगा, एफ ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो वो कौन से ऑर्बिटल में ऐड होंगे। तुम लोगों में से कुछ लोगों ने तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ा है ना, किसी ने नहीं पढ़ा है। 4s में ऐड होंगे, करेक्ट बोला, जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ा है वो आंसर दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होंगे वो 4s में होंगे क्योंकि वो s ब्लॉक है, ठीक है। तो जिस ब्लॉक के एलिमेंट्स रहेंगे उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू f ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ f ऑर्बिटल में शील्डिंग कैसे रहती है, poorest Very poor. so which provides poor shielding effect, poor shielding effect, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज बाहर जाना नहीं चाहिए, बट अभी वो जाएगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली जाएगा। अब मुझे बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ते जा रहा है और प्रोटॉन आराम से बाहर जा पा रहा है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को वो अंदर खींचना स्टार्ट करेगा, अंदर खींचना स्टार्ट करेगा तो साइज बढ़ते जाएगी या कम होते जाएगी। So therefore size decreases, size decreases in case of
एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इनमें अगर तुम लोगों को पूछा सबसे बड़ा कौन, तो कौन सबसे बड़ा? लैंथेनाइड। लैंथेनाइड नहीं, लैंथेनम। और सबसे छोटा कौन रहेगा? एलयू। तो एलयू मतलब ल्यूटेटियम, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन नाम की चीज है, इसमें ल्यूटेटियम जो है वो एक्सेप्शन रहता है और एक डिस्प्रोसियम जो है वो एक्सेप्शन रहता है। बट अभी हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं पढ़ रहे तो इग्नोर मारो, हम लोग जो एक्सेप्शन है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ लेंगे। अभी के लिए तुम लोगों को इतना भी मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ, ये जो 15 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं? ये जो 15 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ग्रुप 3 में प्रेजेंट रहते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखना चाहूंगा, थोड़ा लिख देते हैं। बाकी का इग्नोर कर देना, ठीक है, बाकी का अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ये गलती से बन गया। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे आता है? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे पैर कॉपी निकल कॉपर जिंक, ठीक है, ये भी एक निमोनिक है। अब यहाँ पे क्या था? यारी जरा निभाना मौत तक रे रुकावटे राह में, नहीं, मौत तक रुकावटे राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था? ला हफ्ता वरना रे पिटवा उसामा से रेडियम इराक में पिटवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। अब यहाँ पे अगर तुम लोग को याद होगा, ये जो लैंथेनम मैंने ड्रॉ किया है वो अकेला लैंथेनम नहीं है, यहाँ पे कौन कौन आता है? तो यहाँ पे लैंथेनम से लेके ल्यूटेडियम तक सारे के सारे आते हैं, और लैंथेनम से ल्यूटेडियम तक साइज बढ़ते जा रही है, कम होते जा रही है? देखो जरा, लैंथेनम से ल्यूटेडियम तक साइज कम होते जा कम रही होते जा रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ल्यूटेडियम के बाद जब हॉफनियम आएगा, ल्यूटेडियम के बाद जब हॉफनियम आएगा तो उसकी साइज अचानक से बढ़ जाएगी, या ल्यूटेडियम की कम हो गई तो उसकी भी कम ही रहेगी? तो ऑब्वियस है, ल्यूटेडियम के बाद हॉफनियम आने वाले तो उसकी भी साइज कम ही रहेगी। याद रखो, लैंथेनम एकदम बड़ा था, लैंथेनम के बाद सीरियम, प्रेसोडाइनियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, अर्गियम, टूलियम, ल्यूटेडियम तक साइज एकदम कम हो गई। लैंथेनम एकदम बड़ा था, ल्यूटेडियम तक आते आते साइज एकदम कम हो गई। अब लैंथेनम के बाद हॉफनियम आने वाला है, हॉफनियम की साइज अचानक से वापस थोड़ी ना बढ़ जाएगी, ल्यूटेडियम तक आते आते ये कम हो गई, तो हॉफनियम की साइज भी क्या होगी? कम ही रहेगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? देखो हम लोग लिखते वक्त कैसे लिखते हैं? लैंथेनम, हॉफनियम, ये बीच वाले जो ल्यूटेडियम वाले हैं वो हम लोग नीचे लिखते हैं, इनको हम लोगों ने हमेशा इग्नोर किया है। तो लैंथेनम के बाद आता है हॉफनियम। अब अगर लैंथेनम इतना बड़ा था, उसके बाद लैंथेनम से जाते जाते ल्यूटेडियम तक पहुंचते पहुंचते साइज एकदम छोटी हो गई, तो अभी हॉफनियम वापस इतना बड़ा नहीं होने वाला है, हॉफनियम अचानक से एकदम अचानक भयानक बहुत छोटा हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया सबको? क्यों छोटा हो गया? क्योंकि हम लोग लिखते वक्त तो ये आजू बाजू में लिखते हैं, बट यहाँ पे बीच में आते हैं 14 एलिमेंट्स जो दिखाते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर ये समझा होगा तो तुम लोगों को आगे का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखने वाले पूरे डी ब्लॉक की ऑर्डर, ठीक है। तो सर वो लिखना है, अरे हाँ मतलब पीरियोडिक टेबल लिखना है कि ये इतना लिखना है सिर्फ? सर वो नोट पीरियोडिक टेबल मत बनावा, हाँ ओके, पीरियोडिक टेबल मत बनाते बैठना, वो तुम लोगों ने पहले से बनाया है, चलेगा, लिख लो। सर वो मर्क्यूरी के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी छोटे 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 होते जाएंगे और फिर अचानक वो राडॉन है उधर, वो बढ़ जाएगा ना? हाँ नहीं, वो भी मर्क्यूरी के बाद भी वो कंटिन्यूएशन में रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा रेडॉन, हाँ उस तरफ वाला रेडॉन अचानक से बढ़ जाएगा, हाँ वो बढ़ जाएगा। यप
डन सर। हम्म एक मिनट ना। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले थे कि एक ग्रुप में डी ब्लॉक में कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन नंबर 3 का नाम लिख लो। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्शन में नहीं आता, वो कॉमन है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड भी है हम लोगों को। तो ग्रुप थर्ड एक्सेप्शन इज फॉर ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, ठीक है। तो ग्रुप्स इन डी ब्लॉक में कैसे चेंजेस आते हैं, तो एक बार देखते हैं। ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 3 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो एक आता है स्कैंडियम, उसके बाद आता है यूट्रियम और उसके बाद आता है लैंथेनम। अब मुझे बताओ, स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम, इसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो स्कैंडियम में 4 शेल, यूट्रियम में 5 शेल और लैंथेनम में 6 शेल। साइज बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी, परफेक्ट। तो स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम, इसमें साइज बढ़ते जाएगी। तो स्कैंडियम की सबसे छोटी और लैंथेनम की सबसे बड़ी, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं है, ठीक है। बट ग्रुप 4 से लेके 12 तक, ठीक है, ग्रुप 4 से लेके 12 तक एक कॉमन ट्रेंड होने वाला है, जो अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। मैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ सिर्फ। तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स क्या है? टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और मुझे एक्सप्लेन करना। टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम, टाइटेनियम में 4 शेल, जिरकोनियम में 5 शेल, हॉफनियम में 6 शेल, ठीक है। साइज के ऑर्डर कैसे रहेगी बताओ? सबसे बड़ा कौन रहना चाहिए अगर हम लॉजिकली? नहीं, ट्रेंड वाइज बताओ पहले, सिर्फ ट्रेंड वाइज सबसे बड़ा कौन रहना चाहिए? हैफनियम सबसे बड़ा रहना चाहिए। अब हॉफनियम सबसे बड़ा रहना तो चाहिए, बट जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है और ये दोनों टाइटेनियम से बड़े रहते हैं। मतलब टाइटेनियम सबसे छोटा था, वो छोटा ही है, बट जिरकोनियम और हॉफनियम में हॉफनियम जरा बड़ा रहना चाहिए था, बट वो ऑलमोस्ट उतना ही रह जाता है। रीजन? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट। तो दिस इट्स रीजन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लिख लो ये। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जैसे मैंने बताया था, लैंथेनम एकदम बड़ा रहता है, तो इसलिए लैंथेनम यहाँ पे बड़ा ही है, बट उसके बाद ल्यूट्रियम तक साइज छोटी होती है और हॉफनियम छोटा का छोटा ही रह जाता है। उसकी वजह से वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर वाले एलिमेंट जितना रह जाता है, बन जाता है, ठीक है। लिख लो ये, मस्त है ये एक्सेप्शन। तो ये पूरा ग्रुप 12 तक रहता है। हाँ बोलो। यस सर, आई वाज गोना आस्क दैट ओनली कि ग्रुप 12 तक ऐसा ही है। अच्छा, वैसा ही रहता है। तो ओके, तो ये जो है ना, इनकी साइज, मतलब मैंने वो पेयर्स बनाए हैं, जिरकोनियम, ऑफनियम, नियोबियम, टेक्नीशियम, मॉलिब्डेनम, वुल्फ्राम, रोदेनियम और ऑस्मियम, ठीक है। तो ये जो है, इनकी साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका रीजन is lengthenoid contraction. Reason is lengthenoid contraction, ठीक है। एंड हाँ, इस फिनोमिनन को और एक नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन वैसे के वैसे ही रहता है, तो इसे हम लोग पोस्ट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो पोस्ट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वही प्लैटिनम पैलेडियम में भी वो वैसे ही होता है, हर एक है। मैंने सिर्फ पहले 4 एलिमेंट्स बता दिए, मतलब 4 पैर्स बता दिए हैं। अब
यहाँ पे इसका रीजन तुम लोग को समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, अगर कोई दो चीजों की साइज ऑलमोस्ट सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी या डिफरेंट रहेंगी? तो देयरफॉर these pairs have same chemical properties। इनकी प्रॉपर्टीज कैसे रह जाती है? तो सेम टू सेम हो जाती है ऑलमोस्ट। Hence they are called as chemical twins। ठीक है, इसी वजह से इनको हम लोग केमिकल ट्विन्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो ये। सर हमको ये पेयर्स याद रखना है। याद रखने हैं, और इनके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल ट्विन्स और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम प्रॉपर्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम रेडियस। तो डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन ए बी सी डी में अलग अलग पेयर्स देते हैं, उनमें तुम लोग को सिर्फ केमिकल ट्विन्स ढूंढने रहते हैं। दैट्स इट। तो याद सर रखो ये। सिर्फ ये 4 पेयर्स नहीं है ना, मतलब और भी पेयर्स है ना वो ग्रुप 4 से 5? मेजरली इनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत मैच करने लग जाती है। ये तीन जो है वो इम्पोर्टेंट है। बोलो। पर सर वो लोग को अलग अलग ग्रुप में डाला है और अलग अलग पीरियड में डाला है, तो लाइक वो दो ट्विंस को तो कुछ लाइक अलग तो होगा इसलिए अलग डाला है, तो हाउ कैन दे बी नहीं लाइक नहीं 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 ट्विंस? नहीं, हम लोगों ने अलग अलग पीरियड में क्यों डाला है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हम लोगों ने पीरियड टेबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली बनाया है, इसलिए वो अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग पीरियड्स में आते हैं। ठीक है, बट अलग अलग ग्रुप्स में आके भी इनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, या फिर अलग अलग पीरियड्स में आके भी इनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। Hence these are exceptions। ओके सर। ओके, तो ये जो था वो एक्स्ट्रा का पार्ट था, मतलब मैंने जो ये बताया केमिकल ट्विंस की पेयर। ठीक है, हम लोगों का एक्सेप्शन कहा था कि हम लोग एटॉमिक रेडियस की एक्सेप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे ही जो जिरकोनियम और ऑक्सीनियम और ग्रुप 4 to 12 तक मैंने बताया था, वहाँ पे अपना एक्सेप्शन खत्म हो गया था। केमिकल ट्विंस का पार्ट जो है वो इस चैप्टर में एक्स्ट्रा का मैंने बता दिया है, जस्ट इतना किया इसलिए। ओके, लिख के हो गया होगा तो हैंड रेस मत करो, जिसका लिखना बाकी है वो हैंड रेस करो। किसी का लिखना बाकी है? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को इसमें अभी तक कुछ डाउट नहीं है ना अपना? ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आयनिक रेडियस। ठीक है, मैंने जैसे बताया था ये अभी हम लोगों का सेकंड नहीं थर्ड है। हम लोगों ने पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा, उसके बाद एटॉमिक रेडियस देखा, अभी हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखने वाले आयनिक रेडियस। ठीक है, तो इन केस ऑफ आयनिक रेडियस, ठीक है, इससे अभी के इसके बाद हम लोग बोलने वाले आर आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस हम लोग किसके लिए फाइंड आउट करेंगे? तो रेडियस ऑफ आयंस के लिए। तो आयनिक रेडियस मतलब क्या? तो रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन। और तुम लोगों को तो पता ही है आयंस कितने टाइप के रहते हैं? तो आयंस रहते हैं दो टाइप के, एक रहता है कटायन और दूसरा रहता है अनायन। ठीक है, कटायन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? कटायन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज और अनायन के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखते हैं होता क्या है। मेरे पास था एक मेटल। ठीक है, मेटल में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेटल कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मुझे बताओ, मेरे पास एक पहले मेटल था नॉर्मल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर फेंक दिया। अब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब बीच के अंदर, मतलब बीच में जितने प्रोटॉन्स थे वो उतने प्रोटॉन्स है, बट बाहर से एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इन शॉर्ट बढ़ गया, या फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अंदर खींचे जाएंगे या बाहर रिपेल होंगे? कैसे होगा? खींचे जाएंगे। तो कटायन के केस में साइज बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी, परफेक्ट। तो लिख लेना, रेडियस ऑफ कटायन इज
तो am I audible? Yes, sir. Okay. तो radius Sir. of cation is smaller than radius of atom. हाँ बोलो. आप आपके मोबाइल के माइक से बात कर रहे हो लेकिन ब्लूटूथ से नहीं। नहीं क्यों? सर आवाज धीमा आ रहा है। बहुत सारा आ रहा है एकदम एको टाइप। अच्छा हाँ वैसे एको टाइप ना। सर वो हाँ, सप्रेस हो गया है वॉइस। ओके अभी मतलब अभी प्रॉब्लम आ रही है क्या या पहले से प्रॉब्लम थी? नहीं सर नहीं अभी आ अभी रही आ है। रही है। आपका ओके, ब्लूटूथ शायद डिस्कनेक्ट हो गया। ना ब्लूटूथ कनेक्टेड है बट मैं एक बार रिस्टार्ट सर कर वो फोन आता है तो ऐसे जूम पे होता है, सप्रेस हो जाता है वॉइस। अब एक बार चेक करो अभी बराबर है या वापस वैसे ही हो रहा है? सर अभी फाइन है। सर अभी ठीक है। ओके कुछ नहीं, मैंने रिस्टार्ट कर दिया। ओके तो अनायन जब फॉर्म होगा तब मैं क्या करूंगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करूंगा। अब एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया तो एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? तो नेगेटिव चार्ज आएगा। याद रखना कटैन और अनायन दोनों जब फॉर्म होते हैं तो गैसियस स्टेट में फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो ये जैसे यहाँ पे लिख के रखना गैसियस फॉर्म में रहने वाला है। ओके अब जब मैं एक इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड करूंगा, देखो ये अपना एटम था, इसके अंदर बाहर से एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, तो ऑब्वियस रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होने के बाद साइज बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो अनायन के केस में साइज इंक्रीज होती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रेडियस ऑफ अनायन इज बिगर देन रेडियस ऑफ एटम, ठीक है? हम लोगों का नॉर्मल एटम रहता है उससे अनायन बड़ा रहता है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक द मैसेजेस। यस, इसे मैंने लास्ट कल के लेक्चर में रेडियस ऑफ कटैन स्मॉलर दिखाया था। डोंट वरी, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में जो चीजें मैं बताता हूँ तुम लोगों के कंसिडरेशन में ही, लेकिन मतलब इसलिए मैं तभी जस्ट बता देता हूँ कि ये याद रखो, ये हम लोग यहाँ पे कवर करने ही वाले, ठीक है? तो इसलिए दोनों लेक्चर्स हम लोग पैरेलली ही चला रहे हैं, सो दैट तुम लोगों को किसी चैप्टर में कुछ डाउट ना रह जाए। ओके तो रेडियस ऑफ कटायन छोटी रहती है, रेडियस ऑफ अनायन बड़ी रहती है। तो अब मुझे बताओ, तुम लोगों को अगर पूछा है रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ अनायन, इनमें सबसे बड़ी कौन सी रेडियस है? तो कौन सी बोलोगे? अनायन की सबसे बड़ी और कटायन की सबसे छोटी। यस सर। ठीक है, तो लिख लो एक बार। फिर वही सेम हम लोग जो ट्रेंड्स एंड ऑल देखने वाले हैं, सेम अभी ट्रेंड हम लोग फॉलो करेंगे। पहले फैक्टर्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है? सर पर पीरियोडिक टेबल तो मतलब उसमें आयंस आते नहीं है, फिर ट्रेंड कैसे होगा? बट पीरियोडिक टेबल में आयंस नहीं आते, वैलिड पॉइंट है। बट हम लोग ऐसे अज्यूम तो कर सकते हैं ना कि एक ग्रुप में कैसे चेंज हो रहा है और एक पीरियड में कैसे चेंज होते जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वैसे अलॉन्ग द ग्रुप हम लोग देख पाएंगे, अलॉन्ग द पीरियड हम लोग देख नहीं पाएंगे। करेक्ट बोला आपने। ओके तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं आयनिक रेडियस along a ग्रुप, ठीक है? तो एक ग्रुप में कैसे चेंज होता है तो देखते हैं। मुझे बताओ, अगर हम लोग ग्रुप में ऊपर क्या फैक्टर्स देखने वाले थे ना? फैक्टर्स इसमें हम लोग ऐसे ही मतलब डायरेक्ट पढ़ेंगे एक एक करके। कोई नॉर्मल ऐसे फैक्टर्स नहीं है, ग्रुप में कैसे चेंज होगा एंड ऑल वैसे हम लोग देखेंगे। तो अगर एक ग्रुप में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो मुझे बताओ, ऊपर से नीचे जब मैं आऊंगा तो अपने आप साइज क्या होते जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं ऊपर से नीचे आते वक्त, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, देयरफॉर आयनिक रेडियस भी क्या होगी? तो आयनिक रेडियस खुद इंक्रीज होगी, ठीक है? अब इसका एग्जांपल लिख लो जरा। अगर तुम लोगों को पूछा Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस एंड Cs प्लस,
सबसे बड़ा कौन सा आयन है, तो सबसे बड़ा कौन सा आयन रहेगा? ऑर्डर लिखते जाओ, तुम लोगों को मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। P+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 and Ba+2, ठीक है। S माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस O माइनस 2 S माइनस 2 Se माइनस 2 C माइनस 2। चलो करो, ये तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने कौन से एग्जाम्पल तुम लोगों को दे दिए, तो पीरियड 1 का दे दिया, पीरियड 2 का दे दिया, पीरियड 17 का भी दे दिया है, और पीरियड 16 का दे दिया है, सर ठीक है। ग्रुप ग्रुप्स कर लो, ये सॉल्व करो। सबके ऑर्डर ऐसे ही आ रही है, देखो। इसे सॉल्व करने में किसी को कुछ तकलीफ? तो सेकंड जो हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, वो करने वाले हैं फॉर सेम एलिमेंट कैरिंग डिफरेंट आयनिक चार्ज, ठीक है। अब मुझे बताओ, मेरे पास एक मेटल है, मेरे पास एक सिंपल कोई तो मेटल है जिसके ऊपर एक केस में +1 चार्ज है, दूसरे केस में +2 चार्ज आ गया, ये तुम लोगों को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, और तीसरे केस में +3 चार्ज आएगा। सेम मेटल, बट फर्स्ट केस में +1, सेकंड केस में +2 और थर्ड केस में +3। पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा तो साइज बढ़ते जानी चाहिए, कम होनी जानी चाहिए? कम होते जाने चाहिए। कम होते जानी चाहिए, ठीक है। अगेन डायग्राम बनानी है तो तुम लोग बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस बहुत चाइल्डिश लगेगी और कुछ नहीं। तो चलो लिख लो ये, एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, आयनिक रेडियस क्या होगी? तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है। अब उसी बदले मेरे पास कोई एक आयन है, अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। x-1, x-2 और x-3। अब मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है मतलब क्या? तो बाहर वाले इसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करे जा रहा हूँ, बाहर के शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे तो मुझे बताओ उनके बीच का रिपल्शन बढ़ेगा, तो साइज किसकी सबसे ज्यादा रहनी चाहिए? x-1 की, x-3 की? -3 -3 -3, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पे, as negative charge increases, ionic radius increases, ठीक है। तो अभी एग्जांपल्स लिख लेना, तुम लोगों को समझ में आ गया? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज, ठीक है। तो Cr+3, Cr+4, Cr+6, Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+6, Mn+7, Fe+3, Fe+2, Nickel+2 and Nickel+4, O, O-1, O-2, O+1, O+2, F, F-1, F+1, and N-1,
n-2 n-3 H minus He, ठीक है। बाद में ठीक है, अभी के लिए इतने सफिशिएंट है। अरे हाँ, यहाँ पे एच मत लिखना, ये इसमें सफिशिएंट है। और सेम एलिमेंट हम लोग देख रहे थे, ये सेम एलिमेंट्स के लिए देखो, सिर्फ मैंने चार्ज चेंज किया है, तो देखो सोचो, बताओ फर्स्ट वाले में सबसे बड़ा कौन या फिर सबसे छोटा कौन? सबसे बड़ा कौन रहेगा, +3 या +6? +3। ओके, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा छोटी साइज, ठीक है। अब यहाँ पे भी सबसे छोटा कौन रहेगा, Mn +7। +7। यहाँ पे मुझे बताओ बड़ा कौन छोटा कौन? Fe+2 will be the bigger। परफेक्ट। अब यहाँ पे कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर पूरी मेस्टअप दे दी है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे सबसे छोटा कौन होना चाहिए, यहाँ पे सबसे छोटा कौन होना चाहिए? O+2। O+2, फिर O+1। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज, और फिर बाद में जितना पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएगा और जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा उतनी साइज बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा होगा और O+2 सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने जरा उल्टा सुल्टा दे दिया था, Fe+1 जो है वो सबसे छोटा होगा, फिर आएगा F और फिर आएगा F-, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंपल ऑर्डर है, n-3 सबसे बड़ा और n सबसे छोटा, और यहाँ पे भी H- सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबके आंसर करेक्ट आ गए होंगे। ये दो ही थे जो थोड़े मैंने उल्टे सुल्टे दे दिए थे, बाकी तो डायरेक्ट तुम लोग आंसर दे पा रहे थे। कोई है जिसको इसमें कुछ डाउट है तो हैंड रेज करो। ओके, तो बोलो। सर O+2 और O+1 कैसे एग्जिस्ट करेगा सर एज एन आयन? इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एग्जिस्ट नहीं करते, बट अगर क्वेश्चन दिया तो ये ऐसे फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट यूजुअली तो नहीं करते, बट अगर एग्जांपल दिया तो हो सकता है वैसे, ठीक है। O+1 OH2 करके कंपाउंड है, ऑक्सीजन फ्लोराइड, उसमें एग्जिस्ट करता है। आएंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी वो हम लोग देखेंगे। अब थर्ड टाइप इज फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। थर्ड इज फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब क्या, तो उसका मीनिंग पहले एक बार देखते हैं। किसी को इसका मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट। आइसो मतलब रहता है कांस्टेंट या फिर सेम, एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी कंपाउंड में या फिर किसी आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे जरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं n-3 का, फिर O-2, F-1, Na+, Mg+2 एंड Al+3। अब पहले इनमें एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूँ। इन सबका एटॉमिक नंबर तुम लोग को पता होगा, इसका रहता है 7, इसका रहता है 8, इसका रहता है 9, इसका रहता है 11, इसका 12 और इसका 13। मतलब जितना एटॉमिक नंबर रहता है यूजुअली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। बट अगर तुम लोगों को किसी ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा, ये हैशटैग नहीं है, ये नंबर ऑफ डिनोट करने के लिए मैं निकालता हूँ कभी भी, तो हैशटैग इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी ने पूछे तो एटॉमिक नंबर 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है, -3 चार्ज मतलब मैंने बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के ऐड किए, गेटिंग इट और नॉट। तो 7 + 3 कितने हो जाएंगे, 10। अब यहाँ पे 8 पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के ऐड किए तो वापस 10, F-1 मतलब एक 10 आ गया। अब 11 पहले से प्रेजेंट थे बट प्लस चार्ज आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो एक निकल गया मतलब 11 - 1 मतलब 10 बचेंगे। Mg में भी 10 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक किसी कुछ डाउट है तो आप बोलो। ये सबको समझ में आ गया लॉजिक? माइनस चार्ज रहेगा तो एटॉमिक नंबर में हम लोग ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एटॉमिक नंबर से हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और चार्ज हर एक के ऊपर डिफरेंट है, तो तुम लोग किसको सबसे बड़ा बोलोगे और किसको सबसे छोटा बोलोगे? कौन सबसे बड़ा रहने वाला है यहाँ पे? नाइट्रोजन विल बी द बिगेस्ट। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। परफेक्ट। एंड सबसे छोटा हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। लिख लो ये
Sir, we So can also compare through number of protons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स रहने वाले हैं, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन और फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन 7 ही है बट 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके रख पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो नाइट्रोजन की साइज सबसे बड़ी होगी। उसी बदले एल्यूमिनियम के केस में देखो, एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन बट सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन। 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? तो ऑब्वियस है रख पाएंगे, तो साइज क्या हो जाएगी? साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट होगा तो पूछो। हैशटैग मतलब नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए। हाँ सर, मेरा डाउट नहीं है, मेरा जस्ट एक हम्म ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप ऐसा देखो तो 10 ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नियॉन का है। नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो अगर आप देखो तो नियॉन को पीरियोडिक टेबल में डालो और ये तीनों को पीरियोडिक टेबल में डालो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नियॉन के एग्जैक्टली पीछे आते हैं। और सोडियम नहीं, फ्लोरीन था, हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एग्जैक्टली आगे। तो कैन वी से कि बीच में वाला जो नोबल गैस रहता है उसके ही नहीं, सेम वो नंबर ऑफ। उसकी वैन डर वाल्स रेडियस रहेगी उस। हाँ अच्छा, हाँ बीच वाले नंबर नोबल गैस के जितने ही सेम नंबर रहेंगे, यूजुअली आपको ऐसा ही एग्जांपल देंगे। वो करेक्ट बोला आपने, वो बराबर है। बट हम लोग नियॉन का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करेंगे बिकॉज नियॉन इज नॉट एन आयन। ठीक है, कंपेयर नहीं कर रही हूँ मैं, बस आपको हाँ बोल रही हूँ। समझा। हाँ बट हाँ करेक्ट बोला आपने। यहाँ पे ये जो है इनमें जब माइनस चार्ज ऐड करेंगे तो वो नोबल गैस के नजदीक जाएगा, और ये जो है वो इनमें हम लोग माइनस चार्ज ऐड करेंगे तो वो भी नोबल गैस के नजदीक आएंगे, मतलब नियॉन के यहाँ पे। करेक्ट बोला आपने। सर फिर नोबल गैस की जो साइज होगी वो Na+ से बड़ी होगी और F- से कम होगी ना? डिपेंड्स, आई हैव टू चेक सर क्योंकि शीट में वो क्वेश्चन दिए न्यूट्रल थे है। ऐसे। अच्छा, शीट में ऐसा क्वेश्चन दिया है क्या? हाँ तो आई विल हैव टू चेक उसका आंसर। सर, क्योंकि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो फिर वो कांस्टेंट हो तो जाएगा। हाँ बट उसके केस में हम लोग यूजुअली वैन डर वाल्स रेडियस देखेंगे, बट हाँ बीच में ही आना चाहिए मोस्टली, तो बीच में आना चाहिए। स्टिल आई विल चेक इट। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ओके, मोस्टली तो लॉजिकली स्पीकिंग वो बीच में ही आएगा। स्टिल आई विल चेक इट। ओके, तो अब ये था आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। तो और एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। और एक एग्जांपल अगर मैं देने जाऊँ तो कैसे होगा? K+2, K+1, ठीक है, या फिर K+ लिख दो, फिर K+, Cl- C-3 और S-2। ठीक है, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन? अरेंज करो इनको। ओके, तो सबकी ऑर्डर ऐसे आई थी क्या? देखो, C-3, करेक्ट बोला, S-2, Cl- K+ और Ca+2। ठीक है, तो सबके ऑर्डर ऐसे ही आई होगी। किसी को कुछ डाउट? ओके, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन: अरेंज इन increasing order of ionic radius। ठीक है, तो क्वेश्चंस आर I-, I+, H+, H-, H। ठीक है, Fe+3, Fe, Fe+2। फोर्थ वन इज Cl- Cl, Cl+। फिफ्थ वन इज, फिर जल्दी लिखना, N, N-, N+। सिक्स्थ वन इज C-4, O-2, O-2, O-2 and Cl-।
7th one is, एक मिनट यहाँ पे Cl माइनस में लिखो, गलत है, वही सोचू, F माइनस, and 7th one is H minus O minus 2 F minus. 8th one is H minus F minus Cl minus. ठीक है, लिख लो ये 8 क्वेश्चंस दिए मैंने. सर फॉर H minus radius of atom will be equal to radius of nucleus ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता उसमें. H माइनस है ना, H प्रोटॉन थोड़ी ना है. हाँ सॉरी सर, H प्लस में, सॉरी H प्लस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऐसे टाइम पे हम लोग उसका एक्चुअली H माइनस एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो हम लोग उसकी रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते. हम लोग जब कभी H प्लस लिखते हैं ना, तो वो H प्लस नहीं रहता, वो एक्चुअल में रहते हैं H0 प्लस. इसलिए हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम, क्योंकि H प्लस इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो हम लोग H प्लस की रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? O H H और H, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. फिर हम लोगों ने जो अभी देखा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे एक बॉन्ड बनेगा, फिर हम लोग उसको ब्रेक करेंगे और फिर यहाँ का जो रेडियस रहेगा वो फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी रेडियस ऑफ H प्लस. समझा कुछ? यस सर. तो वही सेम लॉजिक, हम लोग उसका इंडिपेंडेंटली फाइंड आउट नहीं कर सकते. सर फिर Okay. ये इसके टाइप का बॉन्ड बनता है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड. नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम लोग करेंगे. एक्चुअली वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है. केमिकल बॉन्डिंग चालू ही है ना, तो आ जाएगा, एक दो लेक्चर के बाद वो हो जाएगा. ओके, फर्स्ट वाले का आंसर, इसमें कुछ नया ऐसे मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं था आई गेस. I माइनस I और I प्लस ऐसे ही आया होगा सबको. देखो सेकंड वाला भी H प्लस. एक मिनट रॉन्ग है. मैंने कौन से ऑर्डर पूछी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीज होते जाना चाहिए. तो सबसे छोटा कौन होगा? I प्लस होगा, फिर I आएगा, फिर I माइनस आएगा. ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, इस तरफ इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे भी कैसे होगा? H प्लस H माइनस, इस तरफ इंक्रीज होना चाहिए. यहाँ पे कैसे होगा? Fe प्लस 3 Fe प्लस 2 Fe, इस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं. यहाँ पे नीचे की तरफ कैसे होगा? Cl माइनस Cl प्लस Cl प्लस Cl माइनस, इस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं. नीचे की तरफ कैसे आएगा? N प्लस N माइनस, इस तरफ इंक्रीज ही हो रहा है. देखो, अब यहाँ पे मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन होगा? इसके केस में सबसे बड़ा कौन होगा? कार्बन. कार्बन. जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज बड़ी होगी. यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा? दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. एक बार इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी थी मैंने. ठीक है, तो अब इसके केस में ऑर्डर बताओ तुम लोगों ने यहाँ पे क्या ऑर्डर लिखी? सबसे यहाँ पे छोटा कौन लिखा? सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. देखो, हाइड्रोजन जो है वो पीरियड 1 में आता है. ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो आता है पीरियड 1 में, और ये आते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन पीरियड 2 में. ठीक है, तो हाइड्रोजन पीरियड 1 में आता है, मतलब उसमें एक ही शेल होगा, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या होगा? 2 शेल्स प्रेजेंट रहेंगे. तो ऑब्वियस है, हम लोगों को एक्सपेक्टेड रेडियस क्या है? हम लोगों को एक्सपेक्टेड रेडियस रहेगी हाइड्रोजन सबसे छोटा, उसके बाद F माइनस आना चाहिए, और उसके बाद O माइनस 2 आना चाहिए. ये ऐसा किसी ने लिखा है क्या? मतलब ऐसा तुम लोग सबने लिखना चाहिए. ऐसा ही लिखा था तुम लोगों ने? यस सर. ओके, तो तुम लोगों को लॉजिक अप्लाई करने जम रहा है, डोंट वरी, बट दिस इज एन एक्सेप्शन. तो एक्सेप्शन में थोड़ा बहुत तो चेंज आने ही वाला है. अब ये एक्सेप्शन क्या है वो मैं बताता हूँ. देखो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में पहले से 8 और 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इनमें ऑक्सीजन में मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ और फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ. मतलब ऑक्सीजन में मैं अगर चेक करने जाऊँ तो 25% इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का. 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक्स्ट्रा के 2 ऐड किए, मतलब 25% इंक्रीमेंट हुआ. फ्लोरीन में तो हार्डली कुछ 0.11% का इंक्रीमेंट होगा. 9 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 1 ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, माइनस चार्ज 1 ही है. अब मुझे बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 1. और मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ?
50%। देखा, तेरे पास पहले से 10 रुपए थे, मैंने तुझे और 10 रुपए दिए, तो तेरे पैसे में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? सर डबल 100% ही हुआ। 100%। डबल 100%। ठीक है, तो वैसे ही हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसमें मैंने और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन 100% बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ, इतना ज्यादा अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन की साइज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है इसके पीछे का? तो F माइनस सबसे छोटा हो जाता है, O माइनस तो सबसे मीडियम में आ जाता है, और H प्लस जो छोटा रहना चाहिए था वो सबसे बड़ा हो जाता है। और इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन सिंपली इंक्रीज इन रिपल्शन इज 100%। ठीक है, So, तो ये एक but स्पेशल केस है। orbits, number of shells or orbits is a more मतलब prominent मतलब character है ना? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट आर्बिट्रेरी कैरेक्टर। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत बढ़ेगा, तो देखो एक ही प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो दो इलेक्ट्रॉन्स बहुत रिपल करेंगे और वो अपनी साइज बहुत बढ़ा देंगे, तो H माइनस की साइज बहुत बड़ी हो जाती है। एंड अगेन, ये हम लोग थियरी में नहीं बोल रहे हैं, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट था, मतलब हम लोगों ने ये एक्चुअली मेजर किया है, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो हम लोग थियरी में बोल सकते हैं कि इट इज अ मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर, बट एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने जो देखा है वो ऐसा कुछ है। तो ऐसे टाइम पे ये एक्सेप्शन में आ जाता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे लिख देना दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, तो अब दूसरी जगह पे आते हैं। मुझे बताओ, इन तीनों के केस में तुम लोगों को एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या ही रहेगी? तो H माइनस सबसे छोटा, फिर F माइनस और Cl माइनस। Cl माइनस, क्यों? क्योंकि F, H और Cl, H जो है वो पीरियड 1 का है, फ्लोरीन जो है वो पीरियड 2 का है, और क्लोरीन जो है वो पीरियड 3 का है। बट अगेन 100% इंक्रीमेंट होने की वजह से हाइड्रोजन ऐसे मस्त में जंप मारता है और वो जीत जाता है। ठीक है, अगेन दिस इज फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। देख लो, ये दो एक्सेप्शंस है, याद रखना। इसमें भर भर के एक्सेप्शंस है और हम लोग वो भर भर के एक्सेप्शंस लिखने वाले हैं। हाँ, अगर ब्रोमीन और आयोडीन आ गया, ये एग्जांपल 9 में लिख दो चाहिए तो, H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो इनका ये डाउट है, तो कैसे होगा? तो देखो, हम लोगों को एक्सपेक्टेड क्या है? H माइनस सबसे छोटा होना चाहिए, F माइनस बड़ा हो जाएगा, Cl माइनस और बड़ा हो जाएगा, Br माइनस उससे बड़ा और I माइनस उससे भी बड़ा। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक्सपेक्टेड था। ठीक है, बट H माइनस में इंक्रीमेंट होने की वजह से वो 3 शेल से भी बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे ऑर्डर आ जाती है ऐसे कुछ, F माइनस, Cl माइनस, H माइनस, Br माइनस और I माइनस। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ ऑर्डर आ जाती है, लिख लो ये। सर, बोलो। इन ऑल सारे एलिमेंट्स में जो आयंस बनाते हैं, मतलब सब बनाते हैं, तो H माइनस कितने के बाद, लाइक इन ऑल एलिमेंट्स थर्ड शेल के बाद फोर्थ शेल अगर आ गया तो ये फोर्थ शेल से छोटा है, बट थर्ड शेल से बड़ा है। वैसे हाँ, ओके, हो गया। तो विद दिस वी कैन स्टॉप दिस लेक्चर। आयनिक रेडियस हम लोगों का खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग किसी 3 ही फैक्टर्स बाकी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। 2 लेक्चर्स और लगेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम लोगों का एक एक्स्ट्रा लेक्चर में बीच में ही रखूंगा, ठीक है? और दिवाली के पहले, मतलब दिवाली वेकेशन के पहले मुझे ये चैप्टर को खत्म करना ही है, तो नेक्स्ट वीक से पहले बीच में एक लेक्चर होगा और फिर नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर होगा, एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट? सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हम लोग उसमें भी कर रहे हैं ना? वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। मैंने बोला ना कि हम लोग ये पीरियोडिक टेबल में पहले से पढ़ के हो चुके हैं, जिनका बाकी उनको पढ़ाया जाएगा, तो ये इसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो विद दिस विल स्टॉप दिस लेक्चर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। Bye sir, thank you. Bye sir, Bye thank you sir, sir. thank you sir.